स्मृति जी, आप भी बड़ी डेयरिंग हैं। आपने कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर आपने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। क्या आपको लगता है 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2019 में तो आपने राहुल गांधी को सीधी लड़ाई में हरा ही दिया, और 2024 का चुनाव, क्या आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दिल्ली की सड़कों से उठकर देश के राष्ट्रपति के समकक्ष देश की कैबिनेट के मंत्री होने के नाते खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मीडिया में भी एक खिताब पाते हैं और राजनीति में भी छाप छोड़ते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, और मैं इसमें महिला पुरुष का भेद नहीं करती, क्योंकि अगर आप अमेठी का ही इतिहास देखें तो किसी भी नॉन कांग्रेस एमपी ने 5 साल कभी अमेठी में पूरे नहीं किए। तो बहुत कम लोग होते हैं जो 5 साल भी पूरे कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं, इनफैक्ट मैं शायद एक ही हूं पूरे देश के इतिहास में जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है जी। तो जब इतने खिताब पा चुकी हूं तो एक हिंदी में शब्द है सिंहावलोकन, मतलब पलट के देखता है शेर एक बार जरूर कि उसकी यात्रा कैसी रही। तो मैंने जब पलट कर देखा तो यात्रा इतनी भी बुरी नहीं है। जी, लेकिन 2019 में आपने राहुल गांधी को हराया, लेकिन 2024 में आते आते बदल क्या गया नैरेटिव? जो बदला, मुझे लगता है पार्टी की चार दीवारी पर उसमें चर्चा जो मैंने की है वही पर्याप्त है। उसको सार्वजनिक रूप से छेड़ने से दो बातें होंगी। एक दिन जब सच सामने आएगा तो शायद लोगों को लगे कि आपने कल तो ऐसा कहा, आज ऐसा क्यों कह रही हैं। जी, तो कुछ सच आएगा सामने, आपको कुछ लगता है? चीजें ऐसी हैं जो पार्टी की चार दीवारी में ही बोलना उनको बेहतर होगा। आपने हाल ही के विधानसभा चुनावों की बात करी, लेकिन उन चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी कुछ में जीती, कुछ में बीजेपी का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, लेकिन विपक्ष कहता है कि सब ईवीएम का खेल है, ईवीएम की वजह से सब कुछ हो रहा है। जीतते हैं वहां ईवीएम का खेला नहीं होता। जहां वो हारते हैं वहीं पे ईवीएम का खेला मानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम के ऊपर उनका प्रहार मात्र हमारे लोकतंत्र पर प्रहार नहीं है, नरेंद्र मोदी के लेजिटिमेट राइट टू सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री, उस पर प्रहार है। वो चाहते ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी को कभी भी इलेक्टोरल लेजिटिमेसी मिले। बार बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का चुनाव जीतना उनके लिए घातक है, उनके लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है एक चुनौती का विषय है। इसलिए जब वो ईवीएम पे प्रहार कर रहे हैं, वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर, जनता के विश्वास पर वो प्रहार कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि उनका ये प्रहार या उनका ये एक दुस्साहस कह सकते हैं हम लोग, वो राजनीतिक मायने से, लोकतांत्रिक मायने से, कानूनी मायने से गलत है। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उनसे काउंटर सवाल नहीं करते। मैंने काउंटर क्वेश्चन पूछा एक विपक्ष के नेता से, उन्होंने बोला देखिए, उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई। उन्होंने बोला देखिए, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर हमें जितवा दिया, फिर झारखंड हमें जितवा दिया, महाराष्ट्र हरवा दिया। ये क्रोनोलॉजी विपक्ष के नेता ने मुझे सुनाई, जो वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा राजनीति में जो टिप्पणी करता है व्यक्ति, या तो वो निम्न स्तर की राजनीति करता है या तो वो निम्न बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो आपको डिसाइड करना है वो दोनों में से क्या है। जी, लेकिन अब तो कांग्रेस पूरी ईवीएम को लेकर एक, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आज के राजनीतिक राष्ट्रीय स्वरूप में जेन्युइनली पॉलिटिकली हमारे देश में कंट्रीब्यूट कर रही है। जितना मैं देख पा रही हूं इस वक्त आचरण को, कांग्रेस के नेतृत्व के आचरण को, मुझे लगता है वो पोस्ट मोदी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं मान लिया है कि जब तक मोदी है उनका चुनाव जीतना केंद्र में मुश्किल है। लेकिन फिर भी अब तो एक बड़ी यात्रा की तैयारी है उनकी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, वैसे ईवीएम कोई विरोध में होगा, वो बैलेट से चुनाव चाहते हैं। देखिए, यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, फायदा लेकिन हारे ना, विपक्ष में आज भी बैठे हैं। लेकिन वो तो 99 पे खुश है। यात्रा तो उन्होंने जलेबी को लेकर हरियाणा में भी की, लेकिन हारे। तो यात्रा करना उनका अधिकार है। खुश हैं 500 में से, वो उनका विषय है, हमारा नहीं है। मुझे लगता है कि हम या तो अपना दृष्टिकोण, अपना ध्यान राष्ट्र की उन्नति पे रखें या तो उनकी यात्रा पे रखें। मैं एक चीज इंटरेस्टिंग कि चुनाव को मैं जब 2024 के कवर कर रहा था, और ये मैंने बाद में कई बार सोचा, बीजेपी 240 सीटें आने के बाद परेशान थी और कांग्रेस 99 सीटें आने के बाद बहुत खुश थी।
यही अंतर है दोनों पार्टियों के डिसिप्लिन में, दोनों पार्टियों के दृष्टिकोण में, दोनों पार्टियों की क्षमताओं में, कि हमारी पार्टी में भले ही आप तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, तब भी आपकी पार्टी में संगठित रूप से लोग ये परिचर्चा जरूर करते हैं कि कहां-कहां हमें और बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, कहां-कहां हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, कहां-कहां हम अपने समन्वय को बढ़ा सकते हैं, अपने कोलैबोरेशन को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में आपको लगता है, आपके अनुसार हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसा क्या ट्रिगर करा कि बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली? और हरियाणा में तो तमाम पोलस्टर्स को, तमाम चीजों को धता बताते हुए बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। देखिए, नरेंद्र मोदी बार बार कार्यकर्ताओं से एक ही गुजारिश करते हैं, एक ही निवेदन करते हैं कि बूथ पर जाओ, जनता से बूथ पर जुड़ो। बूथ पर भले ही 5 घर हों, 6 घर हों, लेकिन हर घर जाकर निवेदन करो हाथ जोड़कर कि हमें सेवा का मौका दो। तो कहीं भी एरोगेंस कि हाँ नरेंद्र मोदी हमारे प्रमुख नेता हैं, उस बात का कभी भी अहंकार मत रखो। कभी भी इस बात का अहंकार मत रखो कि आज हमारे देश में 80 करोड़ नागरिकों को नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के चलते मुफ्त राशन मिलता है। कभी भी इस बात का अहंकार ना करो कि लगभग 40 से 50 करोड़ गरीब लोगों को आयुष्मान भारत योजना का उपहार सहयोग मिलता है। इतनी उपलब्धियों के बावजूद नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि आप एक एक घर, एक एक व्यक्ति, एक एक गांव, एक एक गली तक जाइए, हाथ जोड़िए, सर झुकाइए, वोट मांगिए, ताकि आप सेवा दे सके। जी, सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए वोट मांगिए।